यूनाइटेड बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, बहुत सारे यूनाइटेड फैंस ये सोच रहे हैं कि हमारे चांसेस क्यों नहीं बनते हैं, हम गोल क्यों नहीं मारते हैं। तो भाइयों के लिए ये वीडियो है जिसमें मैं टेक्टिकली खोल के दिखाऊंगा कि यूनाइटेड एक ऐसी कौन सी गड़बड़ कर रही है जिसके कारण हमारे चांसेस रुक रहे हैं। क्या हम चेंजेस कर सकते हैं? क्या डिएगो डेलो से लेके ऐसी कोई तार निकाल सकते हैं जो रासमस होयलैंड तक कनेक्ट हो? इस वीडियो में मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा। ऑफ कोर्स मैं बाकी पॉजिटिव्स भी गेम के डिस्कस करूंगा, कुछ कंसर्न्स भी आपसे शेयर करूंगा। और भाई जाने से पहले एक किस्सा सुनाऊंगा तुम्हें सीरिया ए का, जो एक हुआ है जिसको सुन के तुम कहोगे भाई क्या मसालेदार कहानी थी। सो आई होप आपको मजा आ जाएगा इस वीडियो में। और अगर आ जाए ना तो भाई कंजूसी मत करना, लाइक दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, कल की हमारे वॉच अलोंग में बहुत सारे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं। बस इतना ही बता रहा हूं नए लॉन्डो को, और जो नए आ रहे हैं इन वीडियोस में देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। 3 प्री रिक्विजिट है इस चैनल को जुड़ने के। पहले तो खोपड़ी में दिमाग होना चाहिए कि तुम बातें समझ पाओ, अलग अलग ओपिनियन झेल पाओ। दूसरा, दिल में गूदा होना चाहिए कि तुम मजाक झेल पाओ, ह्यूमर झेल पाओ। और तीसरा, अंगूठा होना चाहिए जिससे तुम भाई की वीडियोस पे लाइक दबा पाओ। सो अगर ये तीनों हैं तो सब्सक्राइब कर लो। आगे बढ़ते हैं, सीधा खोलते हैं एम्ब्रेम के सिस्टम को। दोस्तों, पहली फोटो देखो, ये है वो टाइम जब मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पास बॉल होती है और हमारे जो रेड टीम में है यूनाइटेड के लॉन्डे और ब्लू टीम में है आपकी एवर्टन की टीम। यूनाइटेड के सेंटर बैक जब बॉल लेके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जैसे आप 3 देख रहे हो लेफ्ट साइड में, चाहे वो बॉल आपकी मेजरॉय पे हो या आपकी डीलिट पे हो या आपके मिस्टर मैग्वायर पे हो, एवर्टन की टीम बार बार, और मैंने बाकी टीम्स को भी ऐसे ही देखा है, एवर्टन की टीम का एग्जांपल मैं अभी ले रहा हूं, उनके डिफेंडर चढ़ जाते हैं ऊपर, उनके डिफेंडर ऊपर चढ़ जाते हैं। देखो, आप रासमस होयलैंड को प्रेस करते हैं तो वो बेसिकली पिच को बहुत छोटा कर देते हैं। और जब तक हमारे जो सेंटर बैक हैं यहाँ के आसपास, हाफ लाइन के आसपास नहीं आ रहे थे, वो उनको प्रेस नहीं कर रहे थे। ऑफ कोर्स जब उनाना से बॉल स्टार्ट होती थी तब वो उनाना के साइड में प्रेस करते थे और हमें बहुत ही डीप अपने हाफ में प्रेस कर रहे थे। बट एक बार हम वहां से आगे निकलते थे, जैसे कि कभी ऑफ साइड हो गया, कोई फाउल हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो हमारे सेंटर बैक लाइनिंग को वो यहां तक बॉल लाने दे रहे थे और अपनी सेंटर बैक लाइनिंग को ऊपर चढ़ा रहे थे, जिसके कारण क्या होता है, हमारी पिच छोटी हो जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने ऑफ साइड का ट्रैप बना रखा है। रासमस होयलैंड इससे ऊपर जाएगा तो ऑफ कोर्स ऑफ साइड होगा। बेचारा बीच में एक आध रन मारेगा भी, उसको बॉल नहीं मिलेगी तो उसको वापस आना पड़ेगा। अब कुछ लोग कह रहे थे रासमस होयलैंड टीम में इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, वो उसको डीप आना चाहिए बॉल लेने के लिए। तो भाई रासमस होयलैंड अगर और डीप आएगा ना तो ये टीम के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और रासमस होयलैंड अभी स्ट्राइकर है, मैं उसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ, चाहे वो चिडो बी मार्टिन हो, चाहे वो विक्टर ग्योकेरेश हो या ओजी महनो, कोई भी हो, ठीक है। सो सेंटर फॉरवर्ड अगर डीप आएगा तो ये पिच हमारे लिए और छोटी होगी, जिसमें हमारे को बॉल पोजीशन रखना उतना ही मुश्किल होगा। क्या इसका उपाय है? क्या हमें आइडियली करना चाहिए? हमें चाहिए, जैसा अब आप देख सकते हो, कि एवर्टन की बैक लाइन को हम ज्यादा पीछे से पीछे पुश कर पाएं ताकि हमारे सेंटर फॉरवर्ड को स्पेस मिले भागने के लिए, हमारे विंगर्स को और हमारे मिडफील्डर्स को मोर इंपॉर्टेंटली बॉल खेलने की एक्चुअल में जगह मिल पाए। क्योंकि यही एक कमी थी जहां पे हम बार बार बॉल लूज कर रहे थे, क्योंकि बहुत छोटा कॉम्पैक्ट कर दिया था एवर्टन ने हमारी पिच को। सो दोस्तों, एक चीज है जो मेरे को बार बार पूरे गेम में मिसिंग लगी, बस एक लौंडा कर रहा था रासमस होयलैंड के अलावा, वो था डोरगू। पैट्रिक डोरगू बार बार रन मार रहा था अपनी तरफ से। उसके अलावा एक चीज जो मेरे को समझ नहीं आया, डिएगो डेलो की तरफ से क्यों नहीं आ रहे थे रन्स। अगर आप ये सोचो कि अगर हमारा डिएगो डेलो राइट विंग से या उधर लेफ्ट विंग से आपका डोरगू, या आपके जो 2 नंबर 10 है ज़र्क्ज़ी या ब्रूनो फर्नांडिस, जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं है माइंड यू, वो दोनों भी अगर बीच में से रन मारे, अगर हम ऐसे रन मारना शुरू हों तो एवर्टन के डिफेंडर्स थोड़े, या किसी भी ओपोनेंट के डिफेंडर्स थोड़े से डिसमेंटल होंगे। अब मैं ऑफ कोर्स इस बात को समझता हूं कि हमें टीम में बैलेंस चाहिए, चारों के चारों एक साथ गधे की तरह नहीं भाग सकते, तो यू वुड हैव टू हैव अ क्लिक। फॉर एग्जांपल, अगर राइट सेंटर बैक पे बॉल है, सो मे बी ये फॉर्मेशन होनी चाहिए कि एक बंदा रन मार रहा है अलग से, जैसे कि इस फॉर्मेशन में हमारा राइट विंग बैक आगे रन मार रहा है। अगर वो राइट विंग बैक आगे रन मार रहा है और उसको बॉल खिलाने के लिए सेंटर बैक या राइट सेंटर बैक बॉल डालने की कोशिश कर रहा है, तो आप एवर्टन के एक डिफेंडर को पीछे खींचोगे। इसके कारण क्या होगा भाई? इसके कारण ये होगा, जैसे ही वो बंदा पीछे गया तो हमारे सेंटर फॉरवर्ड और लेफ्ट विंग बैक को ऐसी जगह मिल जाएगी भागने की जहां पे वो ऑफ साइड नहीं होंगे, अगर राइट विंग बैक से क्रॉस भी आता है तो। अब ऑफ कोर्स कोई इन्होंने
कच्ची गीटियां तो खेली नहीं है एवर्टन ने, तो वो भी ऐसा होने नहीं देंगे। उनके जो लेफ्ट सेंटर बैक, राइट सेंटर बैक या जो राइट बैक है वो सारे बैठे तो रहेंगे नहीं, तमाशा तो देखेंगे नहीं। उन्होंने तो कुछ चूड़ियां तो पहनी नहीं हुई हैं, तो वो लौंडे भी क्या करेंगे, वो भी पीछे दबेंगे, वो भी पीछे आएंगे, उनका रन ट्रैक करेंगे। उनको दिख जाएगा भाई हमारा लेफ्ट बैक जो है वो पीछे आ चुका है, तो हमें ऑफसाइड मेंटेन करने के लिए हमें पीछे आना पड़ेगा, वरना हम खाली स्पेस दे रहे हैं रासमस हॉलैंड जैसे स्ट्राइकर को। सो अब वो जब पीछे आएंगे तो यहां पे बनती है एकदम वो जगह जहां हम एक्चुअल में चाहते थे उनकी सेंटर बैक लाइनिंग आए, क्योंकि हमें मिडफील्ड में बॉल कंट्रोल करना है। सो अब उसके कारण क्या होगा, उसके कारण ये होगा जो हमारे ब्रूनो फर्नांडिस है, जो हमारे ज़र्क्ज़ी हैं, ये लॉन्डो को जगह मिलेगी बॉल खेलने के लिए, वो फ्री होंगे। एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने आपको पहले बताया, एवर्टन प्रीमियर लीग की टीम है, कोई हमारी संडे की लीग की टीम नहीं है जो कहीं भी खेल रही है। उनको भी ये चीज समझ आएगी। उनके भी जो दो आप राइट सेंटर मिड, लेफ्ट सेंटर मिड देख रहे हो, जो इस गेम में एड्रिसिया गए थे, और आपका जेम्स गार्नर था हमारी एकेडमी का लौंडा, वो भी पीछे गिरते, वो भी पीछे आएंगे। साथ ही साथ उनकी पूरी टीम पीछे आएगी प्रेस करने, ताकि वो खुली स्पेसेस ना दे दें मिडफील्ड में। वो पूरी टीम अपनी कॉम्पैक्ट करेंगे और हमारी टीम इस फॉर्मेशन में दिखाई देगी। अब इस फॉर्मेशन के कारण ऑफ कोर्स आपके लिए थोड़ा और मुश्किल ये हो जाता है कि आप इंटरक्रेट पासिंग कैसे करोगे। अब आपके ओपोनेंट एकदम पीछे डीप लाइंग एकदम बैकलाइन बना के बैठ गए हैं। सो ऑफ कोर्स वो एवोल्यूशन होगा, क्योंकि अब हमारी टीम जितनी बेटर होगी उतना हम ऐसी फॉर्मेशन में भी खेल पाएंगे और हम गोल्स ऐसे में भी क्रिएट कर पाएंगे। बट ऑफ कोर्स हमारा लेवल काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे टीम के साथ हमारे स्ट्रगल्स कुछ और होंगे। बट आज के जो हमारे स्ट्रगल हैं कि हम बॉल ही मेंटेन नहीं कर पा रहे, हम हाई लाइन के अगेंस्ट बिल्कुल प्रेस नहीं कर पा रहे। हम पे एक ही रनर होता है रासमस हॉलैंड, जो उनके सेंटर बैक से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और कोई नहीं होता, वो इकलौता होता है। सो इस प्रॉब्लम का समाधान ये है। इसके कारण जो प्रॉब्लम आएगी उसका समाधान ऑफ कोर्स हम बाद में देखेंगे, पहले ये प्रॉब्लम आने तो दो। मेरे ख्याल से दिस इज अ बेटर प्रॉब्लम टू हैव, क्योंकि अब हम उनके डी के आसपास खेल सकते हैं। अब यहां से आपका राइट विंग बैक, लेफ्ट विंग बैक क्रॉसेज मार सकते हैं। रासमस हॉलैंड एक ऐसी पोजीशन में होगा जहां से वो उसको कैपिटलाइज कर सकता है, ना कि वो सेंटर में कहीं पे भी उस पे बॉल आ रही है, हेडर मार रहा है और बॉल कोई दो सेंटर बैक उसके साथ खड़े होकर निकाल देते हैं। ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा रासमस हॉलैंड बहुत अमेजिंग है, उसका गेम भी इंप्रूव होना चाहिए, बट कोई भी मेरा कंसर्न यहाँ पे रासमस हॉलैंड नहीं है। मेरा एग्जाम्पल रासमस हॉलैंड है, क्योंकि वो यहाँ खेला था। मेरा कंसर्न है यूनाइटेड का फॉरवर्ड, चाहे वो कोई भी हो। हमारे को ऐसे रन्स चाहिए। पहले एरिक टेन हाग के सिस्टम में भी ये रन्स आते थे, जब हमारे जो दो अटैकर्स होते थे वो देते थे। अब रूबेन एमरिम के सिस्टम में दो नंबर 10 है जो ज्यादा वाइड नहीं जाते, इसलिए डोरगू और डिएगो डेलो का आगे बढ़ना, ये रन्स देना, खाली स्पेसेस को अटैक करना, और हमारे डिफेंडर्स मैगवायर, डीलेट, मेजरॉय, उनको फाइंड करना, विंग पे लंबे क्रॉसेस डाल के, क्रॉस फील्ड बॉल डाल के ओपोनेंट को स्ट्रेच कर सकता है। दिस इज समथिंग दैट वी मस्ट डू। डोरगू को आप देख चुके हो भाई, वो पूरे दिन ये काम कर सकता है। मुझे समझ नहीं आया, एंड आई रियली डोंट नो व्हाई Diego Dello was not doing this in this game. Maybe there is another reason. Maybe Emerim wanted a balance कि एक साइड से अटैक हो, एक साइड से डिफेंड करें ताकि काउंटर ना पड़े। कुछ तो ऐसा था, बट मेरे को कुछ एक यहाँ पे चीज अजीब लगी कि डिएगो डेलो, जो ही इज गुड गोइंग फॉरवर्ड, बट उसको राइट विंग पे भी हम आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी आज के गेम में। सो दैट वाज रियली माइंड बॉगलिंग फॉर मी। खैर, ये है मेरी तरफ से एक एनालिसिस कि भाई किस तरीके से हम अपने फॉरवर्ड प्ले को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखो जिस तरीके से अब आप देख रहे हो फॉर्मेशन है, इस टाइम पे हम ज़्यादा अच्छी पासिंग, ज़्यादा कंट्रोल में गेम के रह सकते हैं। अगर हम बॉल लूज भी करेंगे तो भी हम पे काफ़ी बड़ी फील्ड है रिकवर करने के लिए, रादर देन अगर हम इससे पहले जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ पे बॉल लूज कर रहे थे, तो हमारे पे अटैक जो पड़ते वो ज़्यादा डेंजरस होते। और ये तो भाई एवर्टन के अगेंस्ट गेम था, जिनका खुद 75% से कम एक्यूरेसी थी पासिंग की, वरना कोई और अच्छी टीम होती तो वो हमें खोल देती। 2-2 का ड्रॉ नहीं मिलता हमें। दोस्तों, इसके बाद मैं आपसे कुछ शेयर करता हूं कि मेरे हिसाब से पूरे गेम में क्या पॉजिटिव थे, क्या नेगेटिव थे। मोटी मोटी बात मैं आपको ये बताता हूं कि मेरे को कुछ चीजें तो बहुत कंसर्निंग लगी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा कंसर्न मेरा ये था कि मेजरॉय सब्स्टिट्यूट हुआ है एंड ही वॉज नॉट वेल। वाई? आई जस्ट होप कि कोई इंजरी ना हो, क्योंकि इस टाइम पे मैं फॉर्म खराब हो जाए, लॉन्डो की इंजरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हमारी टीम में कुछ प्लेयर्स लोन पे जा चुके हैं, कुछ प्लेयर्स लॉन्ग टाइम इंजर्ड हो चुके हैं, शॉर्ट टाइम इंजर्ड हो चुके हैं। हमारी टीम, बाकी प्लेयर्स मर जाएंगे भाई। अगर एक प्लेयर भी और कम होता है तो बाकी प्लेयर्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा। सो आई जस्ट होप मेजरॉय को कोई इंजरी कंसर्निंग ना हो, वो 2-3 दिन बाद खेलने आ जाए, छोटा मोटा नॉक ही हो। दूसरा कंसर्न
कंसर्न मेरा था दो जनों को लेके भाई, कैज़मीरो और टोबी कोलियर। आप कहोगे भाई टोबी कोलियर तो खेला ही नहीं तो उस पर कैसा कंसर्न? यही मेरा कंसर्न है, क्यों नहीं खेला वो, क्यों नहीं है। सीजन की शुरुआत उसने मिस करी, एरिक टेन हाग के अंडर सही आ रहा था वो टीम में, उसने मिस करी क्योंकि वो इंजर्ड था, ठीक है फाइन। अब वो आ गया रूबेन एमरिम के सिस्टम में घुस गया क्योंकि रूबेन एमरिम को भी वो लौंडा पसंद है। उसके बाद वो पिछला 1-2 हफ्ते में पहले इसलिए नहीं खेलता क्योंकि वो सिक था। अब क्या है, वो सिकनेस उसकी निकल भी चुकी है, तो अब कौन सी इंजरी है मुझे समझ नहीं आया क्योंकि वो बेंच पे भी नहीं दिखा। ये मेरे लिए एक ज्यादा बड़ा कंसर्न है क्योंकि मैं नहीं चाहता टोबी कोलियर भी कोई मेसन माउंट ल्यूक शॉ वाली कैटेगरी का प्लेयर निकले। बहुत सही टैलेंट है लौंडे में, आई वॉन्ट कि भाई ये लौंडा इंजरी फ्री रहे और आई जस्ट होप कि सारी चीज़ें सही हो इसके साथ। सो आई एम अ लिटिल कॉशियस अबाउट हिम। कैज़मीरो को लेके मैं कॉशन में नहीं हूँ, कैज़मीरो को लेके मैं एकदम रेड लाइट पे बैठा हूँ कि भैया ये बंदा नहीं होना चाहिए टीम में, इसको रोक लो। रूबेन एमरिम को कोई बता दो भाई इसको मत डाल, क्योंकि इसका पिछला गेम स्पर्स के अगेंस्ट इतना हॉरिबल और आज वाला भी एकदम बेकार। उगाटे भी मिडफील्ड में डाल दिया इसके साथ, तब भी कुछ नहीं हुआ। गेम में बात तभी बनी जब ब्रूनो आया मिडफील्ड में। दोस्तों अमेजिंग गोल तो थे जिसके कारण 2 पॉइंट मिल गए। ब्रूनो फर्नांडिस की अमेजिंग फ्री किक, थैंक यू ब्रूनो। उसके बाद मैनुअल उगाटे का आपका बहुत ही बढ़िया शॉट मिल गया। चलो, इंडिविजुअल ब्रिलियंस से आए हुए गोल ना कभी खैरात की तरह ही होते हैं, कभी आए कभी ना आए, ठीक है। पैटर्न ऑफ प्ले नहीं है। ऑफ कोर्स हमने इस वीडियो की स्टार्टिंग में यही डिस्कस किया था कैसे पैटर्न ऑफ प्ले बनाया जा सकता है, उसका एक एग्जांपल था। और ऑफ कोर्स रूबेन एमरिम हमारे चाचा हैं, उनको ज्यादा पता है, हमसे बहुत ज्यादा पता है। आई होप वो ऐसा कुछ कर रहे होंगे, बट अभी देख के बिल्कुल कोई पैटर्न ऑफ प्ले नहीं दिखाई देता। इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप 1 पॉइंट ले सकते हो, इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे आप रिलाय नहीं कर सकते पूरे सीजन के लिए, क्योंकि हमें FA कप और यूरोपा में पेल दिए जाएंगे भाई अगर इसी तरीके की परफॉर्मेंस हुई तो। ब्रूनो के कॉर्नर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है भाई, इतने घटिया कॉर्नर मैंने किसी को लेते हुए नहीं देखा। प्रॉब्लम उससे भी बड़ी है कि ब्रूनो के अलावा कोई है ही नहीं। अमाड डियालो एक लेफ्ट साइड से कॉर्नर लेता था, वो पूरे सीजन के लिए गायब है। अब कौन है? एरिक्सन है जिसको हम खिलाते नहीं। उसके अलावा पूरी टीम में सोच के देखो यार, यूनाइटेड के पूरे स्क्वाड में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो अच्छे कॉर्नर्स ले पाए। दैट टेल्स यू वेयर वी आर, वेयर हाउ बैड वी आर। और लास्टली भाई एक मेरा एक और कंसर्न है, वो सुन लो। ऐसा लगा आपका डीलिट आज पासिंग वाले जूते लेके ही नहीं आया था, कह रहा था मैं पास ही नहीं करूंगा। इतने गंदे पासेस, इतनी घटिया बॉल पोजीशन उसकी, मेरा दिमाग खराब हो गया। और उससे भी ज्यादा दिमाग खराब हुआ मेरा मैग्वायर को देख के। भाई इतना स्लो है, ऐसा लगता है फ्रिज है भाई। वो इतना टाइम लेता है मुड़ने में, क्रेन की तरह इतने धीरे धीरे मुड़ता है। बाकी बाइकें घुमा रहे हैं, साइकिलें घुमा रहे हैं स्ट्राइकर, इतनी तेज घूमते हैं, वो आराम से घूमता है। उसमें कितनी बार बीट होता है मुझे समझ नहीं आता। डीलिट के तो फिर भी उतनी टेंशन नहीं है, आज बेकार खेला, कल साला पासिंग अच्छी कर लेगा, गेम आ जाएगा। उसका स्पीड है, स्ट्रेंथ है। मैग्वायर का आप स्पीड का कोई इलाज नहीं है। सो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न है, वो आज बेटो ने एक्सपोज किया था। पॉजिटिव्स भी हैं गेम में, बस नेगेटिव ही नहीं है। देखो 2-0 से हारे नहीं है, 2-2 का गेम था, तो कुछ पॉजिटिव तो जरूर रहे होंगे। एक तो जरूर पिछले 2 गेम से एक पॉजिटिव जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो ज़र्क्ज़ी भाई। लिया नंबर 9 था बट खेल नंबर 10 लाया, और क्या नंबर 10 खेल रहा है भाई, बहुत ही बढ़िया। उसके अलावा चीडो भी, मार्टिन को पहले गेम में 3 मिनट मिले थे, इस गेम में उसको 20 मिनट मिले हैं प्लस इंजरी टाइम। बहुत शार्प लगा लौंडा, लगता ही नहीं 17 साल का, इतना लंबा चौड़ा लगता है, बहुत ही सही है। एमरिम को पहली साइनिंग मिली है अभी तक डोरगू के नाम पे, और बेचारे को बस एक ही साइनिंग मिली और उसी के आते ही गेम एकदम चेंज हो गया है। ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच फॉर अस मेरे हिसाब से तो। सोचो भाई, इस बंदे को अगर हमने कुछ साइनिंग्स दे दी तो ये क्या गजब ढा देगा। ब्रूनो फर्नांडिस और उगाटे की मिडफील्ड का कॉम्बिनेशन मेरे को बहुत सही लगता है, मेड इन स्पोर्टिंग, और बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन है भाई। प्रॉब्लम बस इतनी है, हमारे वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर भी ब्रूनो है, वन ऑफ द बेस्ट नंबर 10 भी ब्रूनो है, तो ब्रूनो यहाँ भी चाहिए, ब्रूनो वहाँ भी चाहिए। ये सबसे बड़ी हमारी दुविधा है। दोस्तों एक जो किस्सा मेरे को आपको सीरिया ए का सुनाना है, उससे पहले एक ये जरा फोटो देख लो। मैं देख रहा था भाई चेल्सी की टीम में कहाँ है हमारा फ्रीडम फाइटर, तो मुझे दिखाई दिया ओ बेंच पे बैठा है फ्रीडम फाइटर। आज नहीं दिखा रहा, फ्रीडम नहीं लिख रहा। खैर हार गई चेल्सी अपना गेम एस्टन विला के अगेंस्ट, और कम बैक कर लिया एस्टन विला ने, उनको मारो गोली से याद आया भाई, एक गोली वाली कहानी हुई है सीरिया ए में। आपको याद है डोरगू की हम बात करें तो डोरगू का एक पुराना क्लब है लेचे और उडेनीजी का गेम था। उडेनीजी को एक पेनल्टी मिलती है, पहले VAR उनको पेनल्टी दे देता है, बड़ी इफी सी दे देता है। खैर उस पेनल्टी का जो पेनल्टी टेकर है उससे बॉल छीन लेता है उनका प्लेयर लुक्का एकदम लुक्खे वाला काम किया इसने, पेनल्टी वाले से उसने बॉल छीन ली। पूरी टीम उसको स्टॉप कर रही थी कि भाई मतले क्यों कर रहा है ऐसे गेम के बीच में ड्रामे। उसने पेनल्टी मारी, बहुत ही प्यारी पेनल्टी मारी। गेम में
1-0 से ही जीती वो, लेकिन पेनल्टी मारी और सारे इतने अपसेट थे, किसी ने भी सेलिब्रेट ही नहीं किया उसकी पेनल्टी में, अकेला सेलिब्रेट किया उसने और 2 मिनट बाद मैनेजर ने उसको रिप्लेस भी कर दिया। उसने 35 मिनट ही हुए थे गेम में और उसको कहा कि भाई तू निकल, पहली फुर्सत में निकल। सो बहुत ही सही किस्सा था, लगा मेरे को तो ऐसा लगा भाई टीम स्पोर्ट है, टीम में की तरह खेलना चाहिए, ज़्यादा हीरो नहीं बनना चाहिए। मान लिया तूने पेनल्टी मार दी, मान लिया तूने ये सब किया, बट टीम हार्मनी तूने यहाँ पे बिल्कुल डिस्टर्ब करी। आपको क्या लगता है, उसने सही किया, गलत किया, या मैनेजर ने उसको हटा के सही किया, नहीं किया? अपनी राय मुझे ज़रूर देना। जो टेक्टिकल चीज़ मैंने आपसे शेयर करी थी, आपको कैसी लगी वो, आपको समझ आती है वो, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसमें भी कुछ गैप्स हैं? प्लीज़ मुझसे शेयर करके बताना। और ऑफ कोर्स अगर लाइक नहीं किया तो अभी तक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, एंड आई विल सी यू सून in the very next video.